आज के जो नई टेक्नोलॉजी का जो युग है, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे मैंने केबीसी के उस पर देखा है मंच पे, उनको पता है कि हमको क्या बनना है, धड़ल्ले से बात करते हैं, अच्छी अच्छी रकम सब जीत करके जाते थे। जैसे लगता था कि कहाँ से बच्चे स्पेशल बन के आए हैं। तो लक्ष्य आपका निश्चित होना चाहिए। जैसे आप घर से चलते हैं, सुबह सो करके उठते हैं तो ये पता रहता है कि हमको स्कूल 9 बजे पहुंचना है, नहीं तो हम बाहर कर दिए जाएंगे। पता है ना कि गेट बंद हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे, मतलब हम अब उसके पास भी पहुंच करके पीछे हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो आप एक लक्ष्य निश्चित कर लेते हो कि हमको 8:45 पे स्कूल पहुंचना है, तो 8:45 के पहले आप पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर बगैर लक्ष्य के आप चलेंगे कि अरे चलना तो है ये, स्कूल लाओ, तब तक इसको कर लें उसको कर लें, तो आप पीछे रह जाओगे। तो तैयारी सभी करते हैं, ऐसा नहीं है। मेडिकल की भी तैयारी सभी करते हैं, आईटी की तैयारी भी सब करते हैं, यूपीएससी की तैयारी सब करते हैं, लेकिन बस ऐसे वाले लोग ज़्यादा करते हैं। अगर उनका लक्ष्य एकदम निश्चित हो तो निश्चित हो जाएंगे। मेरे अंदर भी अभी कहीं ना कहीं कमी रही। अब आज के समय के अनुसार सरकारी टीचर हो जाते तो दूसरा रुतबा था, नहीं अभी हुए, तो इसका मतलब कहीं हम अपने लक्ष्य से भटक गए, कहीं कोई कमी रह गई। गांव में आजकल यही है, जो सरकारी नौकरी पा गया उसको लगता है कि बड़ा योग्य है, जो नहीं नौकरी पाया वो अयोग्य है। तो लक्ष्य अपना बेटा, अब 10th के बाद आप लोग अभी 2-3 महीने के बाद, मार्च के बाद आप लोग फर्स्ट ईयर में जाएंगे। अब अभी आपने नहीं निश्चित किया कि हमको डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि हमको आईएएस बनना है, फिर क्या करेंगे? अपना लक्ष्य निश्चित करिए, अपने गार्जियन को उसके बारे में बताइए और उसको करके प्रूव करिए, दिखाइए, तब आपको काम चलेगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा, ऐसे भटकते रह जाएंगे। ये देखिए आपकी एक मैम पढ़ाती है नूर सभा, पूरे अवध को टॉप की। अवध मैंने 80+ का टारगेट दिया था और 90 के पास पहुंच गई। 8 ग्रुप में 90% लाना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है ना। घर वाले मना कर रहे थे, समझाया उनके पिताजी को, माताजी को, मान गए। आप लोगों के सामने टीचिंग भी कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है। तो लक्ष्य बेटा एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे आप, मैंने बताया ना कि घर से चलते हैं तो स्कूल दिखता है, तो अभी से आपको दिखना चाहिए। अभी जो जगेंगे, जितना आप जग करके अभी आप मेहनत कर लेंगे, जीवन भर उतना सुखी रहेंगे। अभी जितना आप सोएंगे पूरा जीवन भर रोएंगे। तो रोना है तो उस हिसाब से पढ़ो, और अगर अपना जीवन सुखमय बनाना है तो अभी मौका मिला है, मेहनत कर लो। अभी ये उम्र भी ऐसी होती है, 50-60 की उम्र में चले जाएंगे, उसकी छोड़ दीजिए, शादी विवाह हो जाएगी, दुनिया भर की जिम्मेदारियां हो जाती हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कहावत है ना कि पराधीन सुख सपनों न आई। तो जब आप दूसरे के अधीन हो जाते हैं तो सुख कहाँ से मिलना है? अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करिए, स्टैंड हो जाइए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको सफल होने से रोक दे। सफलता तो जो परिश्रमी है भाई, उन्हीं का तो कदम चूमती है। जो परिश्रम करने वाले हैं, जब उनसे कुछ बच जाता है तब इन फलों को मिलता है। बाकी तो जो मेहनत करने वाला है वो तो ले ही लेता है। आज नहीं लेगा, कल लेगा, परसों लेगा, लेगा जरूर पक्का, क्योंकि उसके दिमाग में रहता है कि एक सीट हमको लेना, बस 100 सीट के लिए नहीं लड़ता, एक सीट के लिए लड़ता है, ले लेता है। तो आप लोग भी लड़िए, लक्ष्य बना लीजिए ना, 100% को टारगेट करके चलिए कि हमको हाई स्कूल के एग्जाम में 100% लाना है। निश्चित है कि आप उसके आसपास तक पहुंच जाएंगे। आपने टारगेट बना लिया कि पास हो जाए, तो जब पास होने का टारगेट बनाए तो पास होंगे कि नहीं होंगे तो भगवान ने मालिक है। तो जितना बेहतर आप करेंगे उतना बेहतर होगा। जैसे मैंने अपना टारगेट बनाया कि मुझे YouTube पे पढ़ाना है, पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने ही खड़ा हूँ, आप लोगों के पास हूँ।
अभी आप लोग अपने टारगेट पर नहीं पूरे हो पाए, बहुत सारी बच्चियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पता नहीं ढूंढने नहीं पा रहे हैं। घर पे मैंने कहा था कि बेटा आप लोग और भी मोबाइल होती है उससे भी सब्सक्राइब कराइए, चैनल को शेयर करिए बीच में। जितना आगे बढ़ता है उतना थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और हिम्मत बढ़ती है, हौसला होता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसका हमको लाभ मिल रहा है। उस पर कमेंट आना चाहिए, आप लोगों का कोई कमेंट ही नहीं होता है। आप लोग उसमें देखते हैं कहीं पे अगर लगता है कि कुछ रह गया पूछने के लिए, बिल्कुल कोई कमेंट नहीं होता है। अच्छा लगता है, लाइक करिए। नहीं समझ में आ रहा है उस पर कमेंट करके आपको पूछना चाहिए कि सर हमारे ये समझ में नहीं आया है। क्लास में आता हूँ तो मैं पहले उसको बताऊंगा जो आपने कमेंट कर रखा है, नहीं तो हो सकता है मैं वहीं उसका जवाब दे दूँ। ठीक है ना। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने वीडियो देख लिया बस सो गए। आप उसको देखो कि सब कुछ लग रहा है कि भूल गए या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ना अपने क्लास में पढ़ा उसमें पढ़ा कुछ रह गया तो नहीं समझ में आया, तुरंत आप कमेंट में लिखिए कि सर ये हमको नहीं समझ में आया है, हम उसको और समझाएंगे, आपको दूसरे दिन आकर के क्लास में समझाएंगे, बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसके लिए आपको मैंने फिर बताया वही ना कि सबसे पहले आप चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तब। घर पे इसलिए मैंने कहा कि 2-4 मोबाइल 5 मोबाइल जितने परिवार है आजकल सबके घर पे मोबाइल है, कि जब आप सभी मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे उसका फ़ायदा यह है कि जैसे मान लीजिए अपने पापा की मोबाइल से आपने सब्सक्राइब किया, अब आप 8 बजे हम पढ़ा रहे हैं, आपकी इच्छा है कि सर पढ़ा रहे होंगे, लाओ हम भी ऑनलाइन जुड़ जाए। अब पता लगा कि पापा चले गए मौसिया के घर, तब क्या करोगे? तो पता लगा कि मम्मी का मोबाइल है, फट से कहोगी मम्मी मोबाइल दो हमको पढ़ना है। तो मम्मी लोग तो आजकल वैसे एकदम भूत कराती हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुरंत अपना सारा काम छोड़ करके आपको तुरंत मोबाइल पकड़ा देंगे, बेटा लो जाओ पढ़ो। बस ये है कि उसका मिस यूज मत करना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी भी मोबाइल का अगर मिस यूज करोगी तो जीवन में असफल हो जाओगे। अपने गार्जियन के विश्वास को कायम रखना आपकी जिम्मेदारी है, उनके भरोसे पर एकदम खरा उतरिए, फिर देखिए जीवन कितना सुखमय हो जाता है। जीवन में दुख नहीं है, हम उसको दुखी बनाए हुए हैं, हम परेशान हैं, हम अपने आप को परेशान बना लेते हैं तो परेशान है। सुखी रहना सीख जाओ, सुखी रहोगे। पढ़ाऊंगा भी इतिहास में, पढ़ना देखना, महात्मा बुद्ध ने बताया है हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, लेकिन दुख का कारण है तो निवारण भी है, सारी चीजें हैं। तो आज जो बच्चे बाकी रह गए हैं उनसे नोट कर लीजिए, देखिए SST बाई SUSSIL। जब इतना आप डालोगे तो निश्चित है तुरंत आ जाएगा। स्पेलिंग गलत हो जाएगा बेटा तो दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी सब एडवांस हो गई है कि जरा सा भी आपका स्पेलिंग मिस हुआ तो कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है। भाई बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, रौलेट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, साइमन कमीशन आए, क्रिप्स मिशन योजना चला, ठीक है ना। इन सब के बावजूद धोखे पर धोखा। अंग्रेजों में एक जो सबसे अच्छी बात थी कि वो कभी भी अपने बात पर कभी कायम नहीं रहे, हमेशा वो धोखा ही दिए, हमेशा ही बरगलाने का प्रयास किए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी यही स्थितियां रही। क्रिप्स साहब को भेजा गया यहाँ पर कि जाइए और भारत के लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए कि सबसे पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध जो ये चल रहा है उसमें वो हमारा सहयोग करें।
उनको ये कहा करके भेजा गया कि आप अपना खुद का संविधान बनाएंगे, आप अपने खुद के संविधान के हिसाब से चलेंगे। सारी चीजें यहाँ पर हो गई, बातें क्लियर कर ली। भारतवासियों को लगा कि अब हमको आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से जब वो वापस गए ब्रिटेन, वही धोखा। गांधी जी के समझ में आया कि अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है, अब कुछ अलग करना चाहिए। कुछ अलग करने के उसमें ये हुआ कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अंग्रेजों से कि उनको भारत छोड़ना है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन ही चला दिया। चलिए लिखिए इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसमें पहले लिखिए, क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात, क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात, अच्छा क्रिप्स लिखते हैं, क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण भारत में व्यापक जन असंतोष, भारत में व्यापक जन असंतोष व्याप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश राज्य का सफाया करना था। लक्ष्य भारत से ब्रिटिश राज्य का सफाया करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू हुआ।
हो गया आंदोलन का कारण। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण। भाई भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन क्यों शुरू किया गया? ठीक है ना, कोई काम होता है तो आखिर क्यों होता है, कुछ कारण होता है ना। चलिए लिखिए, क्रिप्स मिशन की असफलता क्रिप्स मिशन की असफलता एवं भारत पर जापानी आक्रमण के डर से महात्मा गांधी को अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित की। महात्मा गांधी का यह मानना था कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने और हिंदू मुस्लिम समस्या के सुलझने के पश्चात ही अंतरिम सरकार बनाई जा सकती है। हो गया। बहुत आसान नहीं था कि बहुत आसानी से मिल गया, इतना देखिए नजदीक आज पहुंचने के पश्चात भी ऐसा बीज बो दिया अंग्रेजों ने कि उधर मुसलमानों को बरगलाया, मुस्लिम लीग के लोगों को, नेताओं को बरगलाया। उन लोगों ने इसका विरोध कर दिया कि हम इसके साथ नहीं हैं, हम अलग रहेंगे। और इधर इनको बताया कि आप अपना संविधान बनाइए उस व्यवस्था के तहत, लेकिन शर्त ये होगी कि जो लोग आपसे अलग रहना चाहेंगे उस पर आपका कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। मतलब ऐसा बीज उनको पता जब चल गया कि अब हमको आज या कल भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तो बेहतर यह है कि ऐसा बीज बो दो ये जीवन भर आपस में लड़ते रहे। और वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। आज़ादी मिलने के पश्चात भी हमारा देश दो भागों में बट गया, एक तरफ पाकिस्तान हो गया, एक तरफ हिंदुस्तान हो गया। पाकिस्तान भी बटा तो ऐसे नहीं बटा, एक पूर्वी पाकिस्तान हो गया, एक पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। जहां जिसकी संख्या ज्यादा थी उस आधार पे बंटवारा हो गया। रही सही कसर 71 में पूरी हो गई जब बांग्लादेश बन गया। उसी में नीचे लाइन से लिखिए, महात्मा गांधी ने
अंग्रेजी हुकूमत को नहीं होता, इसको काट दीजिए थोड़ा सा, एक लाइन पहले लिख दीजिए, हाँ दूसरा लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हुए सिंगापुर, रंगून, तथा बर्मा को जीतकर आगे बढ़ रहा था। उस समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार को एक पत्र लिखा। और कहा कि हम भारतीयों को जापान के लिए ना छोड़ें, बल्कि भारतीय सत्ता को हम भारतीय लोगों के लिए छोड़ें, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये मित्र देशों से अलग था। जापान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते पूरब से सिंगापुर, रंगून, बर्मा सबको जीतते हुए भारत के करीब पहुंच गया। अंग्रेज भयभीत हो उठे। तब महात्मा गांधी ने लिखा था कि हम भारतीयों को जापान के लिए न छोड़ें कि जापान आए और हम पे शासन करे, बल्कि हम भारतीयों के लिए जो भारतीय सत्ता है वो भारतीयों के लिए छोड़ दें। हमारी सत्ता खुद हमको दे करके जाइए। बहुत बड़ी बात लिख दी थी इसको। छोटा सा देश है, छोटे छोटे द्वीपों का देश, जैसे ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, यूके, छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन पूरे विश्व पर उसने शासन किया था। वैसे जापान भी छोटे छोटे द्वीपों का देश है। इतना विशाल चीन है, उसी का उपनिवेश था। आज भी टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस चल रहा है। आप कहीं भी जाते हैं मार्केट में, तो थोड़ा सा कम हुआ, तो मेड इन चाइना ज्यादा चल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो अपना जापान की है। तो इतनी
कार्य क्षमता उनकी है, इतनी बड़ी सोच वो लोग रखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब विश्व युद्ध समाप्ति पर था, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया, पूरा जापान तहस नहस हो गया। वहां जो बच्चे पैदा होते थे वो अपंग होने लगे। लेकिन उन लोगों की इच्छा शक्ति को देखिए कि उनकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत थी, कि फिर से उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया और अपने आप को फिर उसी उस पे ला करके पहुंचा दिए कि आज फिर वो विश्व में एडवांस हो गए। हम भारत के लोग, पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या हो गई है वर्तमान समय में, सब कुछ है, संसाधन भी है, सुविधा भी है, लेकिन हम आज भी पीछे हैं। क्यों? हमारी सोच पीछे है। हमें अपनी पहले उस सोच को मजबूत बनानी है कि हमें अपने देश को उन्नति के रास्ते पे ले जाना है, अपने आप को उन्नति के रास्ते पे ले जाना है। जब हम अपने बारे में, देश के बारे में सोचेंगे तब हमारा विकास होगा। लेकिन आज हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो जब हम सब अपने अपने बारे में सोचते हैं तो लोग एक दूसरे को गिराने पे लगे हुए हैं। अगला हेडिंग डालिए, आंदोलन का प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन का कोई भी काम करने के लिए इसे एकाएक तो हो नहीं जाता है। कुछ लोगों से सलाह मशविरा किया जाता है, लोग होते हैं, कमेटी बनी थी ना कांग्रेस की। चलिए देखिए, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक वर्धा में हुई। वर्धा, उस दिन मैप में मैंने बताया था आप लोगों को ना, वर्धा किस राज्य में है? किस राज्य में बताइए? एग्जाम में आ गया वर्धा के बारे में, तो कहाँ आप दर्शाएंगे, किस राज्य में जाएंगे? किस राज्य में जाएंगे बताइए? मैप पे तो आप लोगों ने किया था उस दिन। अब बिल्कुल उसको देख, तुरंत अपने पास, हमको मत देखो, तुरंत जो आपके पास व्यवस्था पहले आपको पता है ना कि हम पढ़ चुके हैं, फट से उसको पलटिए, फट से देखिए, तुरंत उसको ताजा करिए अपने दिमाग में, उसको बैठाइए। ये सब पढ़ाए थे, बता रहे हैं, हमने किया था, कहाँ पे था। अब जब हम वर्धा के लिए जाएंगे तो इधर एकदम किनारे मुंबई और इधर के तेलंगाना के आसपास वर्तमान में वहां पे ये नागपुर, और दोनों के बीच में ही वर्धा। मतलब कि हमें वर्धा को, अगर हमें वर्धा जाना होगा तो कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र जाएंगे। कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र। लेकिन अब एकदम समुद्र के किनारे आप लगा देंगे या एकदम से अलग लगा देंगे, तब नहीं। मैप का मतलब होता है कि उसकी कुछ एक निश्चित दूरी होती है। मतलब अगर आप 1-8 सेंटीमीटर इधर उधर रखते हैं मैप में, तब एग्जामिनर को समझ में आता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, मतलब उसको पता है। लेकिन अब दिखाना है महाराष्ट्र में, आप दिखाओगे उत्तर प्रदेश में, तब नहीं मानेगा। दिखाना है महाराष्ट्र में, पहुंचा दोगी उड़ीसा में, तब गलत हो जाएगा। बार बार मैं कहता हूं कि आप लोग भारत के मैप का अध्ययन घर पे भी किया करिए। नहीं समझ में आता है, वीडियो अपलोड है आपका यूट्यूब पे, 2 बार 3 बार 4 बार यदि आप लोग देख लिए होते ना,
दिमाग से नहीं निकलता। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से आप लोग कमी कर रहे हो, या तो घर पे काम ज़्यादा है या तो फिर सोते ज़्यादा हो। और काम यदि ज़्यादा है तो अपनी अम्मी से मम्मी से जो भी घर पे हैं उनसे आप लोग बेटा कह दो कि 3 महीने का समय सिर्फ हमारे बोर्ड एग्जाम का है, 3 महीना हमको फ्री करिए पढ़ने के लिए, आज़ादी दीजिए, ठीक है ना। मुझे पता है आज़ादी है तब आप लोग याद किया, नहीं तो फिर मैं आकर के दीवार थोड़ी पढ़ाता। चलिए लिखिए। हाँ। कार्य समिति की एक बैठक वर्धा में हुई, जिसमें इलाहाबाद की बैठक में रखे गए विचारों का समर्थन किया गया। सोच लीजिए कि कितना दिन का परिणाम था। पहले इलाहाबाद की बैठक हुई, उसमें वो विचार व्यक्त किया गया था कि हम लोगों को कुछ नया करना है देश के लिए। फिर वर्धा में जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें वो प्रस्ताव पास किया गया। लेकिन अभी आपने शुरुआत में ही लिखा था कि 8 अगस्त 1942 को जब मुंबई में कार्य योजना बनाई गई तो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन को पूर्ण रूप दे दिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन वहां से पारित हो गया, ठीक है ना। चलिए लिखिए। इलाहाबाद की बैठक में रखे गए विचारों का समर्थन किया गया और एक प्रस्ताव अंग्रेजों भारत छोड़ो, नोटेड कॉमा में, ठीक है ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो पास किया गया। यह प्रस्ताव वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। जिस समय यह प्रस्ताव पास किया गया अंग्रेजी सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों के को बना लीजिए, सहयोगी संगठनों को के जगह पे को बना लीजिए, को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लोग बॉटल लाते हैं नहीं पानी पीने के लिए। अब अगला हेडिंग है भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व। भारत छोड़ो
बहुत एकदम साधारण भाषा में, आपकी भाषा में लिखवा रहे हैं हम, ठीक है ना। और अपने तरफ से मैंने प्रयास किया है कि कम से कम में के दिमाग में बैठ गया, समझ लिए तो फिर याद करने में मुश्किल नहीं है। चलिए लिखिए, नंबर 1 लिखिए। भारतीय जनता का आत्मविश्वास बढ़ा। भारतीय जनता का आत्मविश्वास बढ़ा। समानांतर सरकारों के गठन से, समानांतर सरकारों के गठन से जनता काफी खुश हुई। नंबर 2, हजारों आंदोलनकारियों को बंदी बनाया गया। हजारों आंदोलनकारियों को बंदी बनाया गया। बंदी बनाया गया। बंदी बनाया गया और उनके साथ निर्दयता का व्यवहार किया गया। और उनके साथ निर्दयता का व्यवहार किया गया। इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग के लोगों ने, समाज के हर वर्ग के लोगों ने अपनी सहभागिता दी। सहभागिता दी। यहाँ तक कि पुलिस और प्रशासन से जुड़े निम्न पद के लोग या पद वाले, पुलिस व प्रशासन से जुड़े निम्न पद वाले लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन किया। अगला नंबर है, इस आंदोलन के दौरान, पढ़ नहीं रही हो, इधर आओ। इस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम राजाओं को जनता की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा गया। मतलब कि अब जनता ही राजा होगी, ठीक है ना। राजा नहीं होंगे। अगर आप राजा बनकर के काम करेंगे तब कुछ नहीं होगा। अब आपको जनता को राजा मानना होगा। संप्रभु, प्रभु का मतलब भगवान के बराबर उनको मानना होगा। जनता ही भगवान है। जनता के चुने हुए ही लोग शासन करेंगे। नहीं तो फिर जैसे वो 1857 का विद्रोह असफल हो गया, फिर असफल हो जाएगा।
नंबर 5 लिखिए, इस आंदोलन ने अंतरराष्ट्रीय जनमत को इंग्लैंड के विरुद्ध खड़ा कर दिया। अगला हेडिंग है, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण इतना बड़ा जन आंदोलन था लेकिन क्यों असफल हो गया, ठीक है ना। तो देश में मैंने बताया कि भांति भांति के लोग होते हैं, स्वार्थी तत्व होते हैं, सब जैसे लगता है कि अब व्यवस्था दुरुस्त सुधरने वाली है, तो ये मानवीय भावना होती है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम आगे रहें, तो यही ले दे करके पीछे हमको पहुंचा देती है। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1, गांधी जी द्वारा आंदोलन की रूपरेखा एवं कार्यक्रम को स्पष्ट नहीं किया गया। उन्हें यह उम्मीद थी कि शायद वायसराय से कोई समझौता हो जाए और आंदोलन की जरूरत ही ना पड़े, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सरकार ने दमनपूर्ण रवैया अपनाया तथा आंदोलनकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भाई जब लीडर ही गायब हो गए
जब कोई बताने वाला ही नहीं है, जैसे स्कूल है, ठीक है ना, प्रिंसिपल गायब हो जाए और टीचर आवे वो भी चले जाए तो बच्चे क्या करेंगे? आप लोग पढ़ेंगे कि जो जहां पाएगा, जिस डाल पे पाएगा उस डाल पे कूद के चढ़ेगा, कोई बेंच तोड़ेगा, कोई छत पे कूदेगा, कोई कहीं कुछ करेगा, कोई किसी को मारेगा। मतलब जितनी शरारतें हैं सब शुरू। लेकिन जब प्रिंसिपल रहता है स्कूल में, टीचर है, तो बच्चों को भय रहता है। प्रिंसिपल आ गए तब तो समझ लो कि एकदम अब हिलना नहीं है, सर आ गए, देखते रहते हैं, ठीक है ना। तो नेतृत्वहीन व्यक्ति किस दिशा में जाएगा कुछ पता नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा लीडर, हमारा नेता हमारे साथ है तो हम सही तरीके से सही दिशा में जाएंगे, सही काम करेंगे, क्योंकि वो हमको दिशा देता रहता है, वो हमारा मार्गदर्शक होता है, हमको गाइड करता रहता है, वो बताता रहता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। नंबर 2 लिखिए, शुरुआती दौर में आंदोलन अहिंसात्मक था। शुरुआती दौर में आंदोलन अहिंसात्मक था, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया यह आंदोलन हिंसात्मक हो गया। नंबर 3, आंदोलन के समय उच्च वर्ग के लोग एवं सरकारी कर्मचारी सरकार के वफादार बने रहे। उनके कार्यों में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई। जिसने आंदोलन को कुंद किया। हो गया। अगला नंबर, आंदोलनकारियों के पास उचित संसाधनों, गुप्तचर व्यवस्था एवं धन का अभाव था। जबकि सरकार के पास इसकी कोई कमी नहीं थी और वे समय रहते ही
उसका विकल्प तलाश लेते थे। उसका विकल्प तलाश लेते थे। अगला नंबर है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का सहयोग के स्थान पर विरोध करना। सहयोग के स्थान पर विरोध करना। हिंदू महासभा तथा समाज के कुछ उच्च एवं दलित वर्गों का आंदोलन के प्रति असहयोगपूर्ण व्यवहार भी आंदोलन को असफल बनाने में सहायक हुए। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, उसको आप लोग नोट कर लिए पॉइंट टू पॉइंट फटाफट, और इसको आप लोग रट डालिएगा। तथ्य, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कहा जाए। नंबर 1, आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, ठीक है ना। दूसरा है चर्चिल है बेटा, चर्चिल। दूसरा 14 जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। नंबर 3 लिखिए 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। 8 अगस्त 1942 मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, ठीक। चलो 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की
लेबर पार्टी की सरकार बनी तथा यहाँ तथा क्लीमेंट इटली प्रधानमंत्री बने। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रवर्तक महात्मा गांधी। ऊपर वाला साफ करते हैं, कर दीजिए। हो गया सबका बेटा? अब नंबर 6 लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय ये है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है ना? 7वां नंबर भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया यूसुफ मेहर अली। करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है ना? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से
जाना जाता है। अगला है, ऊपर साफ कर दें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आजाद। देश आजाद हुआ था तो पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे, ठीक है ना। अब पहले शिक्षा मंत्री बने थे जब देश आजाद हुआ था। अबुल कलाम आजाद ये 2 बार रहे हैं, एक बार रहे 1923, एक बार रहे 1940 में दिल्ली। 1923 और 1940 2 बार ये अध्यक्ष थे। नहीं होता। अब भारत छोड़ो आंदोलन को अगर पढ़ना है तो ये 10 फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। जो ये 10 तथ्य लिखाए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मैंने इसीलिए लिखा दिया है कि जिससे आप लोगों की याददाश्त हमेशा बनी रहे। एक बार गलती से यदि आप लोग इस वीडियो को देख लें घर पे बैठ करके ठंडे